औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हाफिज़ मुज़म्मिल कवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हमारा मैक्सिमम पोर्शन चैप्टर 11 का कवर कर लिया था और अब हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो हमारे पास है कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। ये हमारे एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक ये लास्ट टॉपिक है। बुक का आपके 11.7 टॉपिक बनता है ये, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। आपके बोर्ड पर मैंने सारा टॉपिक लिख दिया है। हम एक एक चीज़ को समझते जाते हैं और साथ साथ देखते जाते हैं, ठीक है। हम कार्नोट इंजन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद करवाता चलूँ कि ये एक फ़र्ज़ी इंजन है, ठीक है। हाइपोथेटिकल इंजन है बेसिकली। हम पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन वगैरह को पढ़ते हैं। आपके पास बेसिकली कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि उसकी एफिशिएंसी तो आपके पास 25% होती है पेट्रोल की और डीज़ल की होती है हमारे पास 35 to 40%। हमारे पास चूँकि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर आइडियल गैसेस को स्टडी करते रहे हैं, तो हमारे पास इंजन को स्टडी करने के लिए एक ऐसा इंजन होना चाहिए जो कि आइडियल हो, क्योंकि आइडियल के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम इंजन को। तो एक आइडियल इंजन हमारे पास ये है कार्नोट इंजन, ठीक है। हमारे पास ये आइडियली इंजन्स को स्टडी करने के लिए जो इंजन हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है, कार्नोट इंजन। और ये हमारे पास जो कार्नोट इंजन है बेसिकली सैडी कार्नोट ने 1840 में इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, पेश किया था, प्रेजेंट किया था। और इसमें आइडियल गैस को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एज वर्किंग सब्सटेंस। और उसमें क्या होगा, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस को हम देखेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, थोड़ा सा आपको याद करवाता चलता हूँ। आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर, यानी जिसमें हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर सेम रहता है हमारे पास। ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस हमारे पास जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर सेम रहे, उसको हम नाम देते थे आइसोथर्मल प्रोसेस का। अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था, ज़रा याद करते हैं उसको। हमने कहा था हमारे पास वो प्रोसेस जिसके अंदर ना कोई हीट एंटर होती है सिस्टम के अंदर, ना कोई हीट लीव करती है सिस्टम से, उसको नाम देते थे हम एडियाबैटिक प्रोसेस का, ठीक है। तो अब हम अपने आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या क्या कंसिडरेशंस हमने करनी है इसको पढ़ने से पहले, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो कार्नोट इंजन है बेसिकली एक सिलेंडर पर मुश्तमिल है, और ऐसे सिलेंडर पर मुश्तमिल है जिसकी बेस कंडक्टिंग है। और याद रहे सिर्फ बेस कंडक्टिंग है, बाहर की जो ये कंडक्ट नहीं कर सकता, इसकी सिर्फ बेस कंडक्टिंग है। हीट को कंडक्ट कर सकती है, हीट को मतलब आप कह सकते हैं हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं अंदर से हीट को। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, दो एक्सपेंशंस होंगी, दो कंप्रेशंस होंगे, जिनको अभी ग्राफिकली हम देखते हैं, ठीक है। और हम जो लास्ट काम करेंगे इसमें वो होगा एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे हम कार्नोट इंजन की। तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास ग्राफ मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, मैं एक एक जो है पॉइंट को डिस्कस करता जाऊँगा और आपके पास देखते जाएँगे हम इसको। तो बेसिकली ये ग्राफ भी हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में है। लेट करें आप पॉइंट ए पर खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास हमने चूँकि कहा दो एक्सपेंशंस होंगी और दो ही हमारे पास क्या होंगी, दो हमारे पास कंप्रेशंस होंगी, और हमारे पास एक एक्सपेंशन आइसोथर्मल होगी, एक एडियाबैट होगी। इस तरह से हमारे पास एक कंप्रेशन आइसोथर्मल होगी और एक एडियाबैट होगी। तो आपके पास पहला हमारे पास कर्व, हम ए से बी को डिस्कस करते हैं कि ए से बी की तरफ क्या होगा, ठीक है। ए से बी की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम वी ए है, यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास वी बी है। वॉल्यूम बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले इसको यूज़ करने में हमारे पास चूँकि एक्सपेंशन हमने करनी है, वॉल्यूम को बढ़ाना है वी ए से वी बी की तरफ, तो हम इसको पढ़ लेते हैं साथ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को आइसोथर्मली इंक्रीज़ कर रहे हैं एट टेम्परेचर T1, जबकि टेम्परेचर क्या है T1। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास वही कंसेप्ट है, आपके पास हाई रेजरवायर, हाई टेम्परेचर रेजरवायर और लो टेम्परेचर रेजरवायर का। हाई टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर हमारे पास हम कह लेते हैं कि T1 है और इसकी हीट कितनी है, Q1। और लो टेम्परेचर रेजरवायर, इसको हम सोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सोर्स है और ये हमारे पास सिंक है। लो टेम्परेचर रेजरवायर के यहाँ पे आके सोर्स जो जनरेट करेगा हीट, सिंक जहाँ आके डूबेगी, इसका टेम्परेचर T2 और हीट इसकी Q2। तो हमारे पास हम क्या कह रहे थे, पहले हम सबसे क्या करेंगे, आइसोथर्मली इसको एक्सपेंड करवाएंगे, वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा।
आपके पास एट टेम्परेचर T1 एब्जॉर्बिंग हीट Q1 फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी कर आइसोथर्मली, यानी हमारी हीट आपकी ऐड होती रहेगी सिस्टम के अंदर, आइसोथर्मली वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा टेम्परेचर सेम रखते हुए। तो पहली कर्व बन गई। अब हमने क्या करना है, अगली आपके पास एक्सपेंशन है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखिए वॉल्यूम है VB पे, हमने इसको एक्सपेंड करके लेके आना है VC पे। जबकि एडियाबैट का मतलब आपको पता है क्या है, एडियाबैट का मतलब है कि हमारा जो है टेम्परेचर वो आपके पास हीट ना एंटर होगी ना हीट इसमें से लीव करेगी। ठीक है, तो एडियाबैटिक आपके पास यहाँ पे इस कर्व के अंदर हम इसे क्या करेंगे, एडियाबैटिकली इंक्रीज़ करेंगे, यानी कोई हीट ना एंटर हो रही है ना लीव कर रही है, तो प्रेशर आपके पास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि बाकी की हीट आपके पास इसके अंदर की मौजूद है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए यूज़ हो जाएगी, वर्क डन में यूज़ हो जाएगी। तो आपकी ये एडियाबैट की कर्व बन गई C तक। ठीक है, ये लें जी, अलाउड टू एक्सपेंड आइडियाबैटिकली अंटिल टेम्परेचर ड्रॉप्स टू T2, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। कर्व BC शो कर रही है हमारे इस प्लॉट को। आगे हमारे पास तीसरा पॉइंट, अब हमने क्या करना है, कंप्रेशंस पढ़ने लगे हैं। दोनों कंप्रेशंस, एक हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन है, दूसरी हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन किस तरह से होगी उसको देख लेते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन हमारे पास होगी यहाँ से, कंप्रेशन का मतलब क्या है, हमने अब उसको वॉल्यूम को कम करना है, यानी यहाँ से VC से दोबारा से लेके आना है कहाँ पे, आपके पास VD पे। ठीक है, कोई वॉल्यूम VD है, यहाँ पे हमने लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे इसको, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके अंदर से हमें हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जब हम हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर से, तो आपके पास ये क्या होगा, आइसोथर्मली। ठीक है, आपके पास क्योंकि टेम्परेचर हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं ना डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हीट बस निकाल लें, तो बाकी आपके पास हीट बाहर निकालने से क्या होगा, वॉल्यूम में कमी आएगी और VD वॉल्यूम पे पहुंच जाएगा। तो कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2 रिजेक्टिंग हीट Q2 टू कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, यही हमने बात की। लास्ट हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, एडियाबैटिकली ना कोई हीट ऐड करेंगे ना लेफ़्ट करने देंगे, और हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे। वो कैसे, D से A की तरफ हमने लेके जाना है। ठीक है, बेसिकली VA की तरफ हमने सिर्फ कंप्रेशन। अब यहाँ पे हम इसको करने के लिए हम हीट को ना एंटर कर रहे हैं ना लीव कर रहे हैं, तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर T1 की तरफ हमने अचीव करना है, उसके वर्क डन को यूज़ करना है। तो फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू रिस्टोर द इनिशियल टेम्परेचर T1। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बेसिकली स्टेप्स में ये इंजन काम करता है। 2 आइसोथर्म की इसमें हमारे पास कर्व्स आ गई, ग्राफ्स, 2 हमारे पास एडियाबैट के आ गए, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये हमारे पास आइसोथर्म, आपके पास कंप्रेशन, ये एडियाबैट कंप्रेशन। तो ये हमारे पास जी इंजन की कर्व बन गई सारी। अब हमारे पास चूँकि आपके पास ये पूरी क्लोज साइकिल है, तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी जी, हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी 0 के बराबर। ठीक है, क्लोज साइकिल के अंदर हमने बात की थी इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। अब हमारे पास चूँकि इंजन के हमने 2 एक्सपेंशन और 2 कंप्रेशंस देख लिए हैं, अब एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करते हैं। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद है, किसके बराबर था, आउटपुट ओवर इनपुट के। अब देखें आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, किस इंजन के वर्क मिलता है। इनपुट क्या होती है, सोर्स हमारे पास, जो कि मैंने कहा था क्या है, आपका हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर। यहाँ पे मैं इसको QH से शो कर देता हूँ। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास वर्क डन है और इनपुट हमारे पास क्या है, सोर्स हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर। अगर हम वर्क देखें वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, हमारे पास अगर ये HTR है और ये LTR है, ये इंजन है, यहाँ से हम वर्क ले रहे हैं। ठीक है, ये वर्क बराबर होता है आपके इन दोनों के हीट के डिफरेंस के, यानी Q, अगर ये Q1 है या मैं इसको QH कह दूँ, और ये Q आपके पास लो टेम्परेचर, ठीक है, C से हमने रिप्रेजेंट किया तो C से कर देते हैं। तो वर्क बराबर होता है दोनों के दरमियान में टेम्परेचर के डिफरेंस के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। यही चीज़ हमने लिखी है यहाँ पे। ठीक है जी, कि आपके पास वर्क किसके बराबर होता है, QH माइनस QC के। एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। अब वर्क की जगह क्योंकि W था तो W की जगह QH माइनस QC रिप्लेस कर सकता हूँ। नीचे आ जाएगा आपके पास QH मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि हमने परसेंटेज में एफिशिएंसी को शो करना है। मैं इसको LCM ब्रेक कर देता हूँ, यानी QH को इसके नीचे भी लिख देते हैं, QH को इसके नीचे भी लिख देते हैं। तो QH ओवर QH ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, QC ओवर QH वैसे ही रहेगा, और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 100% से।
तो 1 इसकी जगह आ गया, QC/QH यहाँ आ गया, 100% ये आ गया आपके पास। ये हो गया जी आपके पास एफिशिएंसी। अब इसको हम अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखते तो यही हमारे पास बनता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - TC/TH। ठीक है, अब TC का मतलब है कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर। मुझे एक बात बताएं, अगर एफिशिएंसी 100% करनी है तो ये पूरा फैक्टर क्या होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। पूरा फैक्टर ख़त्म होने के लिए ऊपर क्या आना चाहिए, 0। क्या टेम्परेचर 0 केल्विन पे पहुंच सकता है? टेम्परेचर तो कभी भी 0 केल्विन पे नहीं पहुंच सकता, ये तो लॉ है, ऐसा ही है। तो अगर ये 0 पे नहीं पहुंच सकता तो हमारे पास लाजमी बात है, ये पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर आपका कोल्ड रिजर्वायर का 0 पे पहुंच सके। तो 100% एफिशिएंट इंजन बनाना नामुमकिन है। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, फर्जी इंजन है, लेकिन इस समय भी हम इसको कम्प्लीटली नहीं बना सकते। ठीक है, 100% इसको एफिशिएंट नहीं बना सकते। तो दूसरे इंजन तो ऑटोमेटिकली इससे फिर काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। तो ये था जी हमारे पास सारा कार्नोट इंजन। अब हम कार्नोट थ्योरम देख लेते हैं ज़रा जल्दी से। कार्नोट थ्योरम की 2 स्टेटमेंट्स हैं, उन दोनों स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास सेलेक्ट करें कार्नोट इंजन है, कोई एक रियल इंजन है, और कार्नोट इंजन का टेम्परेचर का डिफरेंस हमने हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर का सेम रखा है और रियल का भी सेम रखा है, तो याद रखें कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी किससे, रियल के, आपके पास रियल से। ठीक है, तो आपके पास ये याद रखना है। चलिए इसे एफिशिएंसी के टर्म से लिखते थे कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ग्रेटर होगी रियल इंजन की एफिशिएंसी से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रियल इंजन की एफिशिएंसी कभी ज़्यादा हो। ठीक है, ये प्रूवन बात है क्योंकि हमने ये आइडियल इंजन कंसिडर किया है कार्नोट इंजन। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास अगर 3 कार्नोट इंजन है, 3 या 3 से ज़्यादा, जैसे मर्जी आप इसको समझ लें। अभी यहाँ पे बुक 3 शो कर रही है कि हमारे पास डिफरेंट कार्नोट इंजन हैं, C1, C2, C3। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। अब इनके दरमियान वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। कार्नोट इंजन में गैस हो सकती है, कोल हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट। अगर टेम्परेचर डिफरेंस इनका सेम है तो हमारे पास तीनों इंजन्स की एफिशिएंसी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। NC1 बराबर होगा NC2 के, और आपके पास एफिशिएंसी NC3। तो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि किसी भी कार्नोट इंजन के अंदर हमारे पास एफिशिएंसीज क्या होती हैं, अगर आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस सेम है तो एफिशिएंसीज भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, ये था जी हमारे पास हमारा सारा सिलेबस, थ्योरेटिकल पार्ट आपका सारा ख़त्म है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है अपने शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स लगेंगे, उनको भी हम कवर कर लेंगे। आप लोगों ने ये अच्छी तरह से बेटा जी पढ़ना है। ठीक है, कार्नोट इंजन और हमारे पास जो हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, CP - CV = R के बराबर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा। आप इसको बोर्ड में इसी तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कार्नोट इंजन के आप 7 स्टेटमेंट भी लिखेंगे जो आपकी बुक में मेंशन है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इन चीज़ों को पढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।